अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नेटवर्क सिक्योरिटी कोर्स। इस वक्त हम जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं दैट इज़ द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो कि इंटरनेट पे इस्तेमाल होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर किया। हमने सिक्योर शेल से स्टार्ट किया। व्हाट इज़ सिक्योर शेल? सिक्योर शेल इज़ अ मेथड टू कनेक्ट रिमोटली टू अ डिवाइस and that is done by establishing a secure type of tunnel, and it can be used to connect to a device, for example to configure a device. जैसे कि आप secure shell को एक network administrator use कर सकता है to remotely connect from one location to a router or a firewall, for example, which is installed and connected in a different geographic location. और इसको सिक्योर शेल को इस्तेमाल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ और इन प्लेस ऑफ एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ईदर टेलनेट और रिमोट लॉगिन और दी अदर टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स लाइक एफटीपी विच आर नॉट सिक्योर, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते। वेन एवर दी डिवाइसेज आर बीइंग हार्डन्ड, जब भी राउटर्स, फायरवॉल्स और डिफरेंट डिवाइसेस को जो नेटवर्क में लगी होती हैं सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से हम हार्डन कर रहे होते हैं, उसको कोशिश ये कर रहे होते हैं कि उस डिवाइस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट हों, तो सिक्योर शेल इज़ ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड और टेलनेट का एक्सेस बंद किया जाता है और डिफरेंट ऐसे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका एक्सेस बंद किया जाता है। नाउ आफ्टर वी कवर्ड सिक्योर शेल विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल और डिवाइस और नेटवर्क हार्डनिंग में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, हम गए और हमने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को पढ़ा और हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीपीएन्स होते हैं, वीपीएन इस्तेमाल क्यों होता है, और फिर हमने आईपीसेक को स्टडी किया विच इज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, एंड आईपीसेक इज़ द स्टैंडर्ड विच इज़ यूज्ड टू इम्प्लीमेंट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स. When we were reviewing IPsec and when we were studying IPsec, what we looked at was that IPsec is a protocol, it's a framework, it gives you some flexibility, it uses transport mode and tunnel mode. Tunnel mode के अंदर usually between two firewalls or two routers, all the traffic is encrypted, including the headers. However, transport mode जो है, that is used for end-to-end encryption, and usually it is implemented from a user right up to the server or right up to the application, for example. और इसने क्योंकि travel करना होता है throughout the network, the network header is not encrypted, only the payload in transport mode VPNs और transport mode IPsec, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ payload जो actual user का data होता है, only that is encrypted. और हमने इसकी मज़ीद डिटेल भी पढ़ी। हमने पढ़ा कि सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या होती है। सिक्योरिटी एसोसिएशन इज़ अ रिकॉर्ड फॉर द आईपीसेक कनेक्शन, इट्स सेपरेट फॉर एन आउटगोइंग एंड फॉर एन इनकमिंग डायरेक्शन, एंड इट रिकॉर्ड्स ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस दैट नीड टू बी डन टू एस्टैब्लिश द आईपीसेक टनल, फॉर एग्जांपल द सोर्स आईपी एड्रेस, द की एंड द अदर डिटेल्स। अब सिक्योरिटी एसोसिएशंस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, तो उसके मैनेज करने के लिए to make sure कि राइट पैकेट को करेक्ट सिक्योरिटी एसोसिएशन के साथ डिक्रिप्ट या इनक्रिप्ट किया जाए और अप्लाई किया जाए, तो सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स SPI जो है, दैट इज अनदर हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज यूज्ड टू मैप द पैकेट्स टू द करेक्ट सिक्योरिटी एसोसिएशन सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन एंड द डिवाइस नोज एग्जैक्टली कि किस इंटरफेस के ऊपर, किस लिंक के ऊपर जो पैकेट्स आ रहे हैं उनको मैंने किस सिक्योरिटी एसोसिएशन के साथ एनक्रिप्ट करना है या डिक्रिप्ट करना है. सो वी हैव अ हायरार्की. फर्स्ट ऑफ ऑल द सिक्योरिटी parameter index SPI, and then we have the security association, and finally then there are the other IPsec protocols which are used. Now हमने ये भी देखा last time कि authentication header क्या होता है, and then what we looked at was कि ESP जो है encapsulating security payload, ये दो protocols हैं जो कि use होते हैं within IPsec. These are the two main protocols which are used. Or authentication header, as the name suggests, it is used for authentication purpose, but ESP provides authentication, message integrity, and also provides encryption.
अब ये क्यों यूज होते हैं दोनों, इसको हम आज के लेक्चर में देखेंगे. टुडे वी विल फिनिश ऑफ द IPsec सब्जेक्ट और द टॉपिक, and then we will step into a new topic, which is also the last topic of this module, which is the types of attacks. Let's start the lecture for today. So it may seem odd to have two different protocols that provide overlapping functionality. ये कौन सी है? Authentication header or AH provides authentication and integrity, and ESP यानी encapsulating security payload can provide those two functions, yani authentication and integrity and confidentiality as well. So why even bother with authentication header then? In most cases, the reason has to do with whether the environment is using network address translation or NAT. तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये obvious question raise होता है कि अगर authentication header की functionality जो है, which is the authentication part, अगर वो provide हो रही है through ESP, और वो ना सिर्फ ऑथेंटिकेशन का काम कर रहा है लेकिन एक और स्टेप आगे भी जाके हमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी मिल रही है, तो हम ऑथेंटिकेशन हेडर को इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो उसका आंसर है कि नेट जो है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, उसकी जो ट्रीटमेंट है, वो पैकेट में जो चेंज लेके आता है, उसकी वजह से हम ऑथेंटिकेशन हेडर को यूज नहीं करते, हम ESP को यूज करते हैं. आइए इसकी मजीद डिटेल देखते हैं. सो IPsec विल जनरेट एन इंटेग्रिटी चेक वैल्यू which is ICV, integrity check value, which is really the same thing as a MAC value. यानी कि एक हैश जो है मैसेज इंटेग्रिटी के लिए एक हैश जो है जनरेट होता है over a portion of the packet. Remember that the sender and receiver generate their own values for the hash. In IPsec, it is called an integrity check value. The receiver compares his integrity check value with the one sent by the sender. लिहाजा जो IPsec का पैकेट है उसके अंदर एक जो मैसेज इंटेग्रिटी है वो इस्टेब्लिश होती है, उसको IPsec में कहते हैं इंटेग्रिटी चेक वैल्यू. सेंडिंग साइड पे इंटेग्रिटी चेक वैल्यू एक हैश जो है वो कैलकुलेट होता है और पैकेट में डाल दिया जाता है. रिसीविंग साइड के ऊपर इंटेग्रिटी चेक वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट होता है पैकेट के लिए और उसको कंपेयर किया जाता है कि जो ICV वैल्यू या इंटेग्रिटी चेक वैल्यू सेंडिंग साइड से भेजा गया था उन दोनों को कंपेयर किया जाता है. ऑब्वियसली इफ दे आर द सेम देन इट मींस द पैकेट हैज नॉट बीन चेंज्ड, द कंटेंट्स ऑफ द पैकेट हैज नॉट बीन चेंज्ड, नोबडी हैज ट्राइड टू इंटरसेप्ट द मैसेज एंड चेंज द मैसेज. हाउएवर इफ दे आर डिफरेंट, तो फिर आपको ये ऑब्वियसली पता चलेगा कि मैसेज इंटेग्रिटी इंटैक्ट नहीं रही, उसको किसी ने ऑल्टर किया है, चेंज किया है. So if the values match, the receiver can be assured the packet has not been modified during transmission. If the values are different, the packet has been altered and the receiver discards the packet. The authentication header protocol calculates this integrity check value over the data, payload, transport and network headers. If the packet then goes through a NAT device, यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन डिवाइस, द NAT डिवाइस चेंजेस द IP एड्रेस ऑफ द पैकेट. दैट इज इट्स जॉब. अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं. ऑथेंटिकेशन हेडर जो है वो इंटेग्रिटी चेक वैल्यू जब कैलकुलेट करता है तो उस वक्त वो डेटा यानी पेलोड के ऊपर और ट्रांसपोर्ट हेडर और नेटवर्क हेडर तीनों के बेसिस के ऊपर इंटेग्रिटी चेक वैल्यू सारों की कैलकुलेट करता है. अब ये सवाल उठता है कि NAT जो है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये मोस्ट प्रॉब्ली आपने पढ़ा होगा अपने नेटवर्क कोर्स में. व्हाट इज दैट? जब इंफॉर्मेशन इंटरनल एक ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से बाहर जाती है इंटरनेट के ऊपर, तो उसमें यह जरूरत पड़ती है कि आप इंटरनल IP एड्रेसेस और इंटरनल इंफॉर्मेशन को हाइड करें. और NAT डिवाइस जो है वो यूजुअली होता है कि एक फायरवॉल आपकी जो एज ऑफ द नेटवर्क पे पड़ी होती है. इट मे बी कि आपका एक वेब सर्वर पड़ा हुआ है आपके नेटवर्क के अंदर और वो जो है जब उसकी ट्रैफिक बाहर निकल रही है नेटवर्क से, तो आप उसको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन से या नेट करके उन आईपी एड्रेसेस को मॉडिफाई करते हैं. और ये जो फायरवॉल बीच में नेट परफॉर्म करता है, इट एक्ट्स एज अ गेटवे.
अब वो क्या करता है वो फायरवॉल के वो उन आईपीज को, दैट आईपी कोड बिलोंग टू दी HTTP और वेब सर्वर, उस आईपी को फायरवॉल जो है वो गेटवे पे या पेरिमीटर के ऊपर, एज ऑफ द नेटवर्क के ऊपर उसको मॉडिफाई करके इंटरनेट के ऊपर उसको एक्सेस देता है. सो समबडी फ्रॉम आउटसाइड वुड बी accessing IP address X, for example, and then the firewall would convert or NAT that public IP address to Y, and then Y is the actual internal IP address जो कि उस वेब सर्वर को बिलोंग करता है. तो NAT क्या करता है? NAT hides the actual IP address and converts it to a value जो कि इंटरनेट के ऊपर पब्लिश की जाती है. इसको करने की रीज़न ये होती है कि जब आप ये कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं तो फिर आपके पास थोड़ा सा कंट्रोल आता है. वो कंट्रोल ये होता है कि जो NAT कर रही होती है डिवाइस, दैट कैन परफॉर्म सर्टेन चेक्स. वो चेक्स भी परफॉर्म करती है और आपके जो एक्चुअल आईपी एड्रेसेस होते हैं वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होते इंटरनेट के ऊपर. सो दैट इज द रीजन व्हाई नैटिंग इज परफॉर्म्ड. नैट यानी कि आईपी एड्रेसेस को कन्वर्ट किया जाता है इनटू सम अदर आईपी एड्रेस ताकि उनको पब्लिक इंटरनेट के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया जाए या एडवर्टाइज किया जाए ताकि यूजर्स हमें बाहर से एक्सेस कर सके. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी. अब हम बात ये कर रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन हेडर जो है, जब वो इंटेग्रिटी चेक वैल्यू कैलकुलेट करता है फॉर IPsec, तो वो नेटवर्क हेडर, ट्रांसपोर्ट हेडर और बॉडी ऑफ द मैसेज यानी पेलोड डेटा को सारों को लेके इंटेग्रिटी चेक वैल्यू कैलकुलेट करता है. लेकिन अगर ये इंटेग्रिटी चेक परफॉर्म हो गया हुआ है और पैकेट एक NAT डिवाइस या फायरवॉल के थ्रू गुजरती है, तो क्या होगा? NAT जो है वो डिवाइस उस आईपी एड्रेस या नेटवर्क हेडर की आईपी एड्रेसेस को चेंज कर देगा. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, इसको अभी देखते हैं. सो दिस मीन्स अ पोर्शन ऑफ द डेटा यानी कि नेटवर्क हेडर दैट वाज इंक्लूडेड to calculate the integrity check value has now changed, and the receiver will generate an integrity check value that is different from the one sent with the packet, which means the packet will be discarded automatically. The ESP protocol यानी कि encapsulating security payload जो है वो similar steps perform करता है, except it does not include the network header portion when calculating its integrity check value. When the NAT device changes the IP address, it will not affect the receiver's integrity check value because it does not include the network header when calculating the integrity check value. लिहाजा इन दोनों में फ़र्क क्या है? ऑथेंटिकेशन हेडर जब इंटेग्रिटी चेक वैल्यू कैलकुलेट करता है जो कि मैसेज इंटेग्रिटी के लिए इस्तेमाल होता है यानी कि हैश कैलकुलेट होता है, तो वो पूरे के पूरे हेडर्स को बीच में शामिल कर देता है. और ऑथेंटिकेशन हेडर जब वो फंक्शन परफॉर्म हो जाता है, NAT के थ्रू पैकेट गुजरता है नेटिंग डिवाइस के थ्रू, तो वो आईपी एड्रेस नेटवर्क हेडर का चेंज हो जाता है. जब रिसीवर के पास पैकेट जाएगा तो वो जब ICV कैलकुलेट करेगा इंटेग्रिटी चेक वैल्यू, तो वो तो डिफरेंट रिजल्ट निकलेगा. उसकी वजह ये है कि ICV वैल्यू ऑल्सो कवर्स द नेटवर्क हेडर और नेटवर्क हेडर तो चेंज हो गया. ESP protocol is the answer to this challenge and problem. ESP protocol जो है वो नेटवर्क हेडर को बीच में शामिल नहीं करता while calculating the integrity check value. इसलिए जहां पे पैकेट्स ने NAT के थ्रू गुजरना हो, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होनी हो, वहां पे आप ऑथेंटिकेशन हेडर इस्तेमाल नहीं करते, आप ESP यूज करते हैं, एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड. आइए डायग्राम में देखते हैं. तो दिस इज द डायग्राम शोइंग कि ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल जो है वो ICV वैल्यू कैलकुलेट करता है कंसिस्टिंग ऑफ डेटा पेलोड, ट्रांसपोर्ट हेडर एंड द नेटवर्क हेडर. अब आप देखिए कि ESP प्रोटोकॉल जो है वो अपना इंटेग्रिटी चेक वैल्यू कैलकुलेट करता है सिर्फ और सिर्फ डेटा पेलोड और ट्रांसपोर्ट हेडर से, और नेटवर्क हेडर को इंक्लूड नहीं करता उसमें. सो AH एंड ESP use different portions of the packet to calculate the integrity check value. लिहाजा जहां पे पैकेट्स ने, IPsec के पैकेट्स ने जहां पे NAT डिवाइस के थ्रू गुजरना हो,
जहाँ पे नेटवर्क हेडर की इंफॉर्मेशन चेंज होगी, यानी आईपी एड्रेसेस चेंज होंगे, उधर आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, ऑथेंटिकेशन हेडर या ईएसपी? एंड द आंसर इज दैट यू विल यूज एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड और ईएसपी. नाउ, because IPsec is a framework, it does not dictate which hashing and encryption algorithms are to be used or how keys are to be exchanged between devices. Key management can be handled manually or automated by a key management protocol. The de facto standard for IPsec is to use Internet Key Exchange, which is IKE, which is a combination of ISAC-MP and Oakley protocols. ये क्या हैं? The Internet Security Association and Key Management Protocol, जिसको ISAC-MP कहते हैं, Internet Security Association and Key Management Protocol is a key exchange architecture that is independent of the type of keying mechanisms used. Basically, ISAC-MP provides the framework of what can be negotiated to set up an IPsec connection, for example, algorithms, protocols, modes, and keys. And the Oakley protocol is the one that carries out the negotiation process. So we had already discussed, even last time, कि IPsec जो है वो एक फ्रेमवर्क भी है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. अब हम ये देख रहे हैं कि ISAC-MP और Oakley जो हैं ये क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं. सो ISAC-MP, Internet Security Exchange, Internet Security Association and Key Management Protocol, ISAC-MP, ये क्या करता है? This provides the framework and defines कि कौन कौन सी चीज़ें negotiate हो सकती हैं. For example, the algorithm, protocol, modes, and the keys. And Oakley actually carries out the negotiation process. So you can think of ISAC-MP as providing the playing field, which is the infrastructure, and Oakley as the guy running up and down the playing field, meaning carrying out the steps of the negotiation. So IPsec is very complex with all of its components and possible configurations. This complexity is what provides for a great degree of flexibility as well, because a company has many different configuration choices to achieve just the right level of protection. So IPsec is fairly complex, and that complexity allows for a wide range of options. Companies may want to achieve different objectives when they are using IPsec. क्योंकि ये complexity इसके अंदर है, ये एक framework है, flexibility वहाँ पे हमें मिलती है, and that's why IPsec is such a popular and widely used protocol because of its complexity, which actually results in the flexibility. तो हम अब देखते हैं कि IPsec यानी IP security का जो प्रोटोकॉल है और SSL जो है Secure Socket Layer जो कि HTTPS में यूज होता है, या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जो कि उसका ओपन स्टैंडर्ड है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं. तो आप टेबल को देखें. क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो है ये दोनों हैं, यानी SSL भी है और IPsec भी है. क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन जो है वो SSL प्रोवाइड्स गुड प्रोटेक्शन, whereas IPsec प्रोवाइड्स आउटस्टैंडिंग क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन एंड फंक्शनैलिटी, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है. सेंट्रल मैनेजमेंट का जो सपोर्ट है वो SSL में नहीं मिलता, लेकिन IPsec के अंदर हमें सेंट्रल मैनेजमेंट जो है वो मिलती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ISAC-MP एंड Oakley. कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपेंस जो है वो SSL में फेयरली लो है, लेकिन IPsec में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और एक्सपेंस जो है वो पड़ता है हमें. ट्रांसपेरेंटली प्रोटेक्ट्स ऑल हायर लेयर ट्रैफिक SSL नहीं करता, और IPsec जो है वो ट्रांसपेरेंटली जितनी ट्रैफिक है नेटवर्क लेयर से ऊपर वो उसको प्रोटेक्ट करता है. उसके अलावा वर्क्स विद IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 IPsec करता है और SSL नहीं करता. इसके अलावा मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो हैं वो ट्रांसपोर्ट और टनल मोड हमें IPsec में मिलती हैं, और SSL में हमें कोई ऐसी मोड नहीं मिलती. इसके अलावा जो SSL है वो हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट मोड में काम करता है,
एंड हियर वी आर सीइंग दैट IPsec वर्क्स एट द नेटवर्क लेयर, या जिसको इंटरनेट लेयर भी कहा जाता है. नाउ वी आर एक्चुअली रेडी, क्योंकि हमने ये टॉपिक को ख़त्म कर लिया है, विच इज़ द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स. वी आर गोइंग टू गो एंड स्टेप फॉरवर्ड फॉर आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सीरीज, दिस मॉड्यूल. और ये जो लास्ट टॉपिक है, दिस इज एक्चुअली अ समरी ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ अटैक्स विच अटैकर्स यूज, जो कि डिफरेंट मोड्स इस्तेमाल होते हैं, यानी कि साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक. ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं, अटैकर्स डिफरेंट मेथड्स एम्प्लॉय करते हैं, क्योंकि उन्होंने की को डिस्कवर करना होता है और क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल यूजुअली उनको पता होता है. आइए कि हम देखते हैं कि अटैक्स जो हैं उसकी क्या टर्मिनोलॉजी है और क्या मेथड्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट पैसिव एंड एक्टिव अटैक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस. सो eavesdropping and sniffing data as it passes over a network are considered passive attacks because the attacker is not affecting the protocol, algorithm, key, message, or any part of the encryption system. Passive attacks are hard to detect, so in most cases, methods are put into place to try to prevent them rather than to detect and stop them. तो जो passive attacks हैं, वो information को modify तो नहीं करते, इसलिए उसको passive कहते हैं. Eavesdropping यानी कि किसी चीज़ को सुनना, किसी चीज़ को intercept करना, उसको सिर्फ देखना, इसको eavesdropping कहा जाता है. तो अगर आप वॉच ही कर रहे हैं, अगर आप ट्रैफिक के पैटर्न्स ही देख रहे हैं, तो आप मॉडिफाई तो नहीं कर रहे. ऐसे अटैक्स को, जिनको पैसिव अटैक्स हम कह रहे हैं, उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है. तो उनको यूजुअली स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि डिटेक्ट करना, इट्स सो डिफिकल्ट, सो यू डोंट इवन ट्राई टू डिटेक्ट. हाउएवर यू डू ट्राई टू प्रिवेंट एंड यू टेक स्टेप्स ताकि ईव्सड्रॉपिंग और पैसिव अटैक्स को रोका जाए. तो एक्टिव अटैक्स जो हैं वो क्या करते हैं? ऑल्टरिंग मैसेजेस, modifying system files, and masquerading as another individual are acts that are considered active attacks because the attacker is actually doing something instead of sitting back and gathering data. Passive attacks are usually used to gain information prior to carrying out an active attack. तो active attack जो है उसके अंदर बकायदा आप इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, आप मैस्करेड करने की कोशिश करते हैं, यानी यू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, सो सम चेंज इज टेकिंग प्लेस. जबकि हमने देखा कि पैसिव अटैक में कोई अटैकर चेंज नहीं करता, सिर्फ वॉच करता है, पैटर्न को देखता है, इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है. तो एक्टिव अटैक्स किस किस किस्म के होते हैं, आइए हम इसको देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव cipher only attacks. In this type of attack, the attacker has the cipher text of several messages. Each of the messages has been encrypted using the same encryption algorithm. The attacker's goal is to discover the key used in the encryption process. Once the attacker figures out the key, he can decrypt all other messages which were encrypted with the same key. A ciphertext only attack is the most common type of active attack because it is very easy to get ciphertext by sniffing someone's traffic. But it is the hardest attack to actually be successful at because the attacker has so little information about the encryption process. तो ciphertext only attack का मतलब ये है कि अटैकर के पास सिर्फ ciphertext है, जो इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन है वो स्निफ करके, वॉच करके उसने डिटेक्ट किया है कि जो यूजर है वो कौन सी इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन या ट्रैफिक को भेज रहा है, उसको उसने कैप्चर किया एंड ही ओनली हैज विद हिम द एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन एंड नथिंग मोर. तो ये जो है अटैक करना तो इजी है, क्योंकि किसी के डेटा को सिर्फ स्निफ करना, इंटरसेप्ट करके कलेक्ट कर लेना, ये बहुत आसान है. लेकिन इसको सक्सेसफुल बनाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अटैकर के पास सिर्फ इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन होती है और उसके पास इसके अलावा और कुछ नहीं होता. उसको सिर्फ एल्गोरिदम पता होती है
और encrypted जो टेक्स्ट है वो होता है, उसके पास प्लेन टेक्स्ट नहीं है इस केस के अंदर. तो फिर हम आते हैं अगले अटैक के ऊपर जिसको कहा जाता है नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक. इन नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक्स द अटैकर हैज द प्लेन टेक्स्ट and the corresponding ciphertext of one or more messages. Again, the goal is to discover the key used to encrypt the messages so other messages can be deciphered, yani decrypted and read. Messages usually start with the same type of beginning and close with the same type of ending. An attacker might know that each message a general, an army general, sends out to his commanders always starts with certain greetings and ends with specific salutations and the general's name and contact information. लिहाजा नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक के अंदर जो है अटैकर के पास प्लेन टेक्स्ट होता है और अगर पूरा नहीं पता तो उसको एटलीस्ट पार्शली उसको पता होता है कि प्लेन टेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि कई मैसेजेस होते हैं उनका फॉर्मेट सेम होता है. कई केबल्स या मैसेजेस या इंफॉर्मेशन जो भेजी जाती है इट इज़ ऑलवेज इन द सेम फॉर्मेट एंड मे बी वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ द एक्चुअल बॉडी इनसाइड. सैल्यूटेशन इज द सेम, द एड्रेस इज द सेम एंड द साइनिंग एट द एंड जो है जब नेम साइन करते हैं डेजिग्नेशन लिखते हैं ऑल ऑफ इट इज़ द सेम. तो अटैकर को अगर ये इंफॉर्मेशन पता हो तो उसको कहा जाता है नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक. इन दिस इंस्टेंस द अटैकर हैज सम ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, यानी द डेटा आर द सेम ऑन ईच मैसेज एंड ही कैन कैप्चर एन एनक्रिप्टेड मैसेज एंड देयरफॉर कैप्चर द साइफर टेक्स्ट. वंस अ फ्यू पीसेस ऑफ द पजल आर डिस्कवर्ड, द रेस्ट इज अकम्प्लिश्ड बाय रिवर्स engineering, frequency analysis and brute force attempts. Known plaintext attacks were used by the United States against the Germans and the Japanese during World War II. तो नॉन plaintext अटैक जो है उसके अंदर अटैकर को कुछ plaintext पता होता है और उसके अलावा ये होता है कि उससे कैप्चर भी वो करता है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट. तो अब उसको प्लेन टेक्स्ट काफी हद तक पता होता है, उससे जो एनक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट क्रिएट होता है उसके पास वो भी होता है मौजूद, एंड देन ही इज एबल टू रिवर्स इंजीनियर और वो कैलकुलेट करता है और एनालिसिस करता है कि इस प्लेन टेक्स्ट से किस तरीके से वो साइफर टेक्स्ट मिला है, एंड देन ब्रूट फोर्स अटैक और जो मेथड्स हैं वो यूज किए जाते हैं किस लिए, टू डिस्कवर द की. नाउ वी कम टू chosen plain text attack. In chosen plain text attack, the attacker has the plain text and the ciphertext, but can choose the plain text that gets encrypted to see the corresponding ciphertext. This gives him more power and possibly a deeper understanding of the way the encryption process works, so he can gather more information about the key being used. Once the key is discovered, other messages encrypted with that key can be decrypted. तो जो chosen plain text attack है उसके अंदर एक और जो हमें वेरिएशन यहाँ पे नजर आ रही है वो ये है कि अटैकर हैज सम कंट्रोल, ताकि वो प्लेन टेक्स्ट जो उसको पता है उसी को एनक्रिप्ट किसी ना किसी तरीके से करवाता है फ्रॉम द एक्चुअल पर्सन ही इज अटैकिंग. किस तरीके से इसको देखते हैं. सो हाउ वुड दिस बी कैरिड आउट? आई कैन ईमेल अ मैसेज टू यू दैट आई थिंक you not only will believe, but that you will also panic about, encrypt, and send to somebody else. Suppose I send you an email that states something very vague and confusing, like the meaning of life is 42. You may think you have received an important piece of information that should be concealed from others, everyone except your good friend Bob, for example. So you encrypt my message and send it to Bob. Meanwhile, I am sniffing your traffic
and now have a copy of the plain text of the message because I wrote it and a copy of the ciphertext. इस तरीके से आप जिस एंटिटी को, जिस यूजर को अटैक कर रहे होते हैं, आप उसको प्लेन टेक्स्ट देते हैं और उसको अलाउ करते हैं कि वो उसको एनक्रिप्ट करे. जब वो एनक्रिप्ट करके ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन तो उसको आप कैप्चर करते हैं. तो इसको कहते हैं चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक. प्लेन टेक्स्ट को चूज किया अटैकर ने, वो यूजर ने एनक्रिप्ट किया, फिर आपने उस दोनों पेयर्स को लेके आप जो है की को डिटरमिन किस तरह करते हैं. अगेन सम मेथड्स आर यूज्ड फॉर दैट लाइक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, ब्रूट फोर्स अटैक एक्सेट्रा. सो देन वी हैव चोजन साइफर टेक्स्ट अटैक. इसमें क्या फर्क है? इन चोजन साइफर टेक्स्ट अटैक the attacker can choose the ciphertext to be decrypted and has access to the resulting decrypted plain text. Again, the goal is to figure out the key. This is a harder attack to carry out compared to the previously mentioned attacks, and the attacker may need to have control of the system that contains the crypto system. तो chosen ciphertext attack जो है उसके अंदर ये उल्टा चलते हैं हम. जो अटैकर है वो साइफर टेक्स्ट को चूज करता है और उसके पास कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है ताकि वो वाला साइफर टेक्स्ट जिसको वो चूज करता है वो डिक्रिप्ट किया जाता है, एंड देन ही हैज द साइफर टेक्स्ट एंड ही हैज द प्लेन टेक्स्ट व्हिच वाज डिक्रिप्टेड फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट. सो नाउ लेट्स सी कि अडैप्टिव अटैक क्या होता है. So all of these attacks have a derivative form, the names of which are the same except for putting the word adaptive in front of them, such as adaptive chosen plain text and adaptive chosen ciphertext. ये adaptive attack क्या होता है? What this means is that the attacker can carry out one of these attacks, and depending upon what he gleaned or learned from that first attack, he can modify his next attack. This is the process of reverse engineering or cryptanalysis attacks using what you learned to improve your next attack. तो adaptive attack क्या चीज होती है? आप एक अटैक करते हैं, उसमें से जो आपको लर्निंग होती है, पता चलता है, उसको आप उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए अगले अटैक को लॉन्च करते हैं. And that makes the attack nature adaptive. So, what is differential cryptanalysis? Differential cryptanalysis में this type of attack also has the goal of uncovering the key that was used for encryption purposes. This attack looks at ciphertext pairs generated by encryption of plaintext pairs with specific differences and analyzes the effect and result of those differences. One such attack was invented in 1990 as an attack against data encryption standard DES, and it turned out to be an effective and successful attack against DES and other block algorithms. Differential cryptanalysis में आप क्या करते हैं? आप दो प्लेन टेक्स्ट को लेते हैं, दो प्लेन टेक्स्ट वैल्यूज को आप लेते हैं, उनके दरमियान छोटे छोटे चेंजेस करके आप ये देखते हैं, दोनों को इनक्रिप्ट करते हैं ऑब्वियसली, और आप देखते हैं कि इफेक्ट क्या आया है उसका. सो यू टेक अ प्लेन टेक्स्ट ए, encrypt it, you change that plain text A slightly and get plain text B, then you encrypt plain text B, और फिर आप साइफर टेक्स्ट ए और साइफर टेक्स्ट बी को एग्जामिन करते हैं कि उनके अंदर कितना फर्क आ रहा है, किस तरह का फर्क आ रहा है. ये जो प्रोसेस है, दो प्लेन टेक्स्ट को लेके थोड़े थोड़े चेंजेस आपस में करके एनक्रिप्ट करके डिफरेंसेस को एग्जामिन करना, इसको आप करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं और पैटर्न को देखते हैं कि किस प्लेन टेक्स्ट से क्या जो साइफर टेक्स्ट है जनरेट होता है, और विद दैट हेल्प यू कैन एक्चुअली ट्राई टू डिटरमिन के की जो है उसकी क्या वैल्यू है. सो द अटैकर टेक्स टू मैसेजेस ऑफ प्लेन टेक्स्ट.
and follows the changes that take place to the blocks as they go through the different substitution boxes or S boxes. Each message is being encrypted with the same key, obviously. The differences identified in the resulting ciphertext values are used to map probability values to different possible key values. The attacker continues this process with several more sets of messages and reviews the common key probability values. One key will continue to show itself as the most probable key used in the encryption processes. Since the attacker chooses the different plaintext messages for this attack, it is considered to be a type of chosen plaintext attack. तो डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस के अंदर ये जो मैसेजेस हैं प्लेन टेक्स्ट के, उनको वो चेंज कर करके साइफर टेक्स्ट क्रिएट करता है और प्रोबेबिलिटी देखता है कि कौन सी की जो है, पैटर्न्स को एग्जामिन करता है और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है कि कौन सी की जो है वो इस प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट को जनरेट करेगी. एंड इसमें क्योंकि प्लेन टेक्स्ट को चूज किया गया है तो डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस is also a type of chosen plain text attack. So now we study के what is linear cryptanalysis. अभी हमने पढ़ा था differential cryptanalysis. तो linear cryptanalysis is another type of attack that carries out functions to identify the highest probability of a specific key employed during the encryption process using a block algorithm. The attacker carries out a known plaintext attack on several different messages encrypted with the same key. The more messages the attacker can use and put through this type of attack, the higher the confidence level in the probability of a specific key value. So linear cryptanalysis के अंदर it's different from differential cryptanalysis. उसके अंदर दो जो plaintext values हैं उनके अंदर छोटे छोटे differences करके the differences were examined and the probability of a specific key was determined. यहाँ पे linear cryptanalysis में वो differential वाला part miss हो जाता है लेकिन आप काम वही वाला कर रहे हैं. Basically this is also a chosen plaintext attack. आप plaintext को लेते हैं, आप उसको encrypt करते हैं and from this function taking a known plaintext, converting it into ciphertext, you see the pattern of changing the plaintext and resulting ciphertext और लिहाजा आप determine करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी जो की है वो इस plaintext को इस ciphertext में convert करेगी. So the attacker evaluates the input and output values for each S box. He evaluates the probability of input values ending up in a specific combination. Identifying specific output combinations allows him to assign probability values to different keys until one of them shows a continual pattern of having the highest probability. तो linear cryptanalysis के अंदर S box level तक attacker चला जाता है और वो ये देखता है कि input और output की क्या combinations आ रही हैं और उसके बाद linear cryptanalysis के अंदर वो changes कर करके ये establish करता है कि कौन सी वो key है जो कि इन changes को bring about कर रही है. So then, what are side channel attacks? All of the attacks we have covered thus far have been based mainly on the mathematics of cryptography. Using plain text and ciphertext involves high-powered mathematical tools that are needed to uncover the key used in the encryption process. But what if we took a different approach? Let's say we see something that looks like a duck, walks like a duck, sounds like a duck, swims in water and eats bugs and small fish. We could confidently conclude that this is a duck. Similarly, in cryptography, we can review facts and infer the value of an encryption key. Side channel attack is different from the other types of attacks that we have studied so far.
साइड चैनल अटैक में आप मैथमेटिकल टूल्स और क्रिप्ट एनालिसिस के अंदर नहीं जाते, लेकिन अवेलेबल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं, इन्फर करते हैं यानी कि यू ट्राई टू रीच द पर्टिकुलर कंक्लूजन के की क्या हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, वी कुड डिटेक्ट how much power consumption is used for encryption and decryption, meaning you are looking at the fluctuation of electronic voltage. We could also intercept the radiation emissions released and then calculate how long the processes take. Looking around the crypto system or its attributes and characteristics is different from looking into the crypto system itself and trying to defeat it through mathematical computations. तो साइड चैनल अटैक में कंप्लीटली डिफरेंट मेथडोलॉजी और तरीका जो है वो इस्तेमाल होता है. जैसे कि हमने देखा कि आप ये देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम जो है वो कितनी रेडिएशन जनरेट कर रहा है, क्या हीट जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ द वोल्टेज लेवल्स. सो देयर आर डिफरेंट वेज टू एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन without going into the mathematical computations and cryptanalysis. So if I want to figure out what you do for a living, but I don't want you to know I am doing this type of reconnaissance work, I won't ask you directly. Instead, I will find out when you go to work and come home, the types of clothing you wear, the items you carry, whom you talk to, or I can just follow you to work. These are examples of side channels. So in cryptography, gathering outside information with the goal of uncovering the encryption key is just another way of attacking a crypto system. तो आप जो है साइड चैनल अटैक में, उसको साइड चैनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप मेन स्ट्रीम जो मेथड है, जो मेन मेथड्स हैं क्रिप्ट एनालिसिस के, डायरेक्ट जो अप्रोच है उसको अडॉप्ट नहीं करते, साइड के चैनल से आ रहे हैं. Or you are trying to gather information, trying to infer and find out the secret which is hidden, यानी कि की क्या है. So let's take another example. An attacker could measure power consumption, radiation emissions, and the time it takes for certain types of data processing, यानी कि encryption. With this information, he can work backward by reverse engineering the process to uncover an encryption key or sensitive data. A power attack reviews the amount of heat released. This type of attack has been successful in uncovering confidential information from smart cards. In 1995, RSA private keys were uncovered by measuring the relative time cryptographic operations took. Side channel attack में इसी तरह के फैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं. वोल्टेज कितनी है, रेडिएशन कितनी इमिट हो रही है, पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, टाइम कितना लग रहा है प्रोसेसिंग में. इन फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशंस की जाती हैं एंड वी ट्राई टू डिटरमिन व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन द एन्क्रिप्शन प्रोसेस. इसके अभी हमने दो एग्जांपल्स देखे कि स्मार्ट कार्ड्स जो हैं उसमें देखा गया कि हीट कितनी जनरेट हो रही है एंड इट वाज द अटैकर कुड ब्रेक the information which was stored in the smart card. इसके अलावा जो है हीट कितनी जनरेट होती है या वोल्टेज कितनी जनरेट होती है, रेडिएशन कितनी इमिट हो रही है, इन फैक्टर्स को यूज़ करते हुए और भी अटैक्स एक्चुअली इम्प्लीमेंट किए गए हैं. सो देन वी हैव रीप्ले अटैक्स. रीप्ले अटैक क्या होता है? अ बिग कंसर्न इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट्स इज द रीप्ले अटैक इन विच एन अटैकर कैप्चर्स some type of data and resubmits it, दोबारा सबमिट करता है with the hope of fooling the receiving device into thinking it is legitimate information. Many times the data captured and resubmitted are authentication information and the attacker is trying to authenticate himself or herself as someone else to gain unauthorized access. Replay attack का मतलब ये होता है कुछ इंफॉर्मेशन जो सबमिट की गई है, कुछ यूज की गई है, परहैप्स सर्वर की ऑथेंटिकेशन में, उसी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके दोबारा से रीप्ले किया गया है, दोबारा से सबमिट किया गया. और मोस्टली
the attacker is trying to authenticate himself, yani कि he's trying to get access to a system or a server. So timestamps and sequence numbers are two countermeasures to replay attacks. Packets can contain sequence numbers, so each machine will expect a specific number on each receiving packet. If a packet has a sequence number that has been previously used, this is an indication of a replay attack. Packets can also be timestamped. A threshold can be set on each computer to only accept packets within a certain time frame. If a packet is received that is past this threshold, it can help identify a replay attack. तो replay attack जिसमें attacker कुछ information को कैप्चर करके दोबारा से सबमिट करने की कोशिश करता है, इसको रोका कैसे जाए? सीक्वेंस नंबर्स और टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो यूज होते हैं प्रोटोकॉल्स में और एज अ मेजर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिप्ले अटैक्स. जब कम्युनिकेशन हो रही होती है तो दोनों पार्टीज सीक्वेंस नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, और अगर उस सीक्वेंस से बाहर मशीन को सीक्वेंस नंबर मिलता है पैकेट के अंदर, तो उसका मतलब होता है कि पॉसिबली देयर इज अ रिप्ले अटैक. एंड इसके अलावा टाइम स्टैम्प्स जो है, टाइमिंग एस्टैब्लिश होती है between the sending and receiving device. If anything is received out of sync, out of the time sequence and out of the time window expected, it is sign of a replay attack. What is an algebraic attack? Algebraic attacks analyze the vulnerabilities in the mathematics used within the algorithm and exploit the intrinsic algebraic structure. For instance, attacks on the textbook version of the RSA crypto system exploit properties of the algorithm, such as the fact that the encryption of a raw zero message is zero. Algebraic attack inherent mathematical weaknesses या patterns को utilize करके तो attacker मजीद information हासिल करने की कोशिश करता है. जैसे कि RSA में अगर जीरो को encrypt करें तो जीरो ही आता है. No matter how many times you encrypt just the message zero, it will always give you zero. So now, what is an analytical attack? Analytical attacks identify algorithm structural weaknesses or flaws as opposed to brute force attacks, which simply exhaust all possibilities without respect to the specific properties of the algorithm. Example is the double dash attack and RSA factoring attack. And then, what is a statistical attack? A statistical attack identifies statistical weaknesses in algorithm design for exploitation. For example, if statistical patterns are identified as in the number of zeros compared to the number of ones. So these are all the different types of attacks जो कि attackers इस्तेमाल करते हैं to break our ciphers and to capture the key. आज के लेक्चर के अंदर हमने IPsec को ख़त्म किया उस टॉपिक को, और हमने देखा कि ऑथेंटिकेशन हेडर और ESP को यूज़ करने का एक जो रीज़न है कि आप ESP को यूज़ करेंगे, इट इज़ जहाँ पे NAT हो रहा है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन हेडर को यूज़ नहीं करते IPsec के अंदर, बल्कि ESP को यूज़ करते हैं. फिर हमने देखा कि ISAC MP और ओकले जो है उनका क्या रोल है, एंड वी लुक्ड एट द डिफरेंसेस बिटवीन SSL एंड IPsec. फिर हमने ये सारे जो अटैक्स हैं उनको एग्जामिन किया, नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक, नॉन साइफर टेक्स्ट अटैक, एंड देयर वर सो मेनी ऑफ देम. वी लुक्ड एट ईच टाइप ऑफ अटैक एंड एग्जामिन्ड कि उसके अंदर अटैकर क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करता है. That was the lecture for today. I hope that you enjoyed studying about IPsec and also the types of attacks that attackers use. I'm looking forward to see you in the next lecture. Thank you very much for joining me. Allah Hafiz.